एक जगह मैंने सुना कि वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया, तो बहुत शॉक हुआ मुझे। ये कैसे वास्को ड गामा कैसे डिस्कवर कर सकता है? So though भी colonizers ये लैंड देखेंगे तो they can claim it as their own, वही according to the doctrine of discovery। जो भी लैंड डिस्कवर करते हैं वो अपना बना सकते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। सभी लोग सोचते हैं शिक्षा माने जॉब मिलना, कैसे जीना है, कैसे हेल्दी जीना है, कैसे हैप्पी जीना है, ये सिविलाइजेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से होता है। If you want to destroy any country, you destroy the human resource and the education system. वो सोना कहाँ गया? उड़ गया क्या? कैसे उड़ा? वो हिस्ट्री में दिखता है। More than $45 trillion worth of wealth भारत से निकाला गया। $45 trillion is the combined economy of say US and China. आज जो हम स्किल सेट की बात करते हैं, तो अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तब थे, तो इसका मतलब हमारे पास वो सब रिक्वायर्ड स्किल सेट तब था। कैसा एजुकेशनल सिस्टम हुआ होगा, क्योंकि at some point in time भारत used to contribute more than 25 to 30%, 30% से ज़्यादा का वर्ल्ड्स GDP। It means that we should have had a good vocation system, education system, जिसके कारण से हमारे प्रोड्यूस इतने अच्छे क्वालिटी के थे। शिक्षा का पूरा डेफिनेशन जो है उस पर ही काम करना है, तो वो काम है गुरुकुल की शिक्षा। आज के AI और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जहां एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और करियर्स तक सीमित होती जा रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा को इंसान के संपूर्ण विकास तक जोड़कर देखते हैं। आज हमारे साथ हैं सिद्ध योगी आदि नारायण जी और माता अनंत लक्ष्मी जी, जो कि अनादि फाउंडेशन और अनादि गुरुकुलम के संस्थापक हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम की गहरी समझ के साथ ये दोनों मिलकर एक ऐसे एजुकेशनल मॉडल पर काम कर रहे हैं जो योगा, संस्कृत, स्टेम, स्पिरिचुअलिटी और होलिस्टिक लर्निंग को एक साथ जोड़ता है। आज की इस खास बातचीत में हम समझेंगे कि AI के युग में एजुकेशन का भविष्य कैसा होगा, गुरुकुल सिस्टम कितना रेलेवेंट है, और क्या भारत दुनिया को एक नया एजुकेशन मॉडल दे सकता है, और क्या हम सही में एक विश्व गुरु भारत बन सकते हैं। तो स्वागत कीजिए आदि नारायण जी और माता अनंत लक्ष्मी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। और हमारा पहला क्वेश्चन ही इसके अराउंड है कि आज जब दुनिया पूरी AI, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो गुरुकुल स्थापित करने का आइडिया आपको कहां से आया और क्यों रेलेवेंट था? गुरुकुल जब बोलते हैं तब सभी लोगों के मन में क्या उत्पादन होता है? देखिए, द इमेज क्या आता है? सब सोचते हैं कि वापस बहुत पहले वहां जाना, राइट, बुल्लक कार्ट्स, पूरा नेचर, सभी जगह पेड़ पौधे, वैसे सोच होते हैं। मगर हमारे ऋषियों का टेक्स्ट देखें, अभी आयुर्वेद शास्त्र है, योग शास्त्र है, सिद्ध शास्त्र है, वो सब देखें तो अभी का जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान उसमें मिलता है। तो उसमें ये समझने वाली बात है कि उसमें जो गहराई है उसको सिस्टमैटिकली पहुंचाना है अभी के यंग जनरेशन्स तक। वो हमारा कर्तव्य धर्म बनता है। तो इसीलिए गुरुकुल जब बोलते हैं वो आधुनिक शिक्षा है। इट इज रेडी फॉर द स्पेस एज। अभी स्पेस एज आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो वैसी शिक्षा चाहिए जो अभी अवेलेबल है, देखें तो नहीं है। तो बिकॉज अभी जहां भी जाएं सभी लोग सोचते हैं शिक्षा माने जॉब मिलना। अभी AI के वर्ल्ड में जॉब्स माने क्या है वो रीडिफाइन करना पड़ता है। तो वो रीडेफिनेशन अभी शुरू हो गया है, AI एंड रोबोटिक्स। तो हमें शिक्षा का पूरा डेफिनेशन जो है उस पर ही काम करना है। तो वो काम है गुरुकुल की शिक्षा। इनफैक्ट अभी के AI के जमाने में देखेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए। मैथ तो वो कर लेगा जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देंगे। अभी बोल रहे हैं कि हार्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटर साइंस भी ये AI सॉल्व कर रहे हैं जी। फिजिक्स के जो टफ प्रॉब्लम्स हैं वो भी AI सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम ये सिर्फ
व्यवहारिक नॉलेज देखेंगे तो it is already able to solve many of the problems. एंड इनफैक्ट आर्टिस्ट जो है वो भी बोल रहे कि आर्ट भी अभी एआई कर रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर और थ्रेट और व्हाटएवर इट इज, वन परसीव्स. सो अल्टीमेटली क्या इम्पोर्टेंट बन रहा है कि वो जो वैल्यू सिस्टम्स जो है दोज आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर ये इमर्सिव गेमिंग एनवायरमेंट्स आप अभी के यूथ देखेंगे तो दे आर वांटिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज इमर्सिव गेमिंग एनवायरमेंट्स. और जो इमर्सिव गेमिंग एनवायरमेंट्स है, जो रियल वर्ल्ड के जो एथिकल, मॉरल और लीगल फ्रेमवर्क्स जो है वो उसमें अप्लाई नहीं होगा. बेसिकली यू कैन डू एनीथिंग इन दैट इमर्सिव वर्ल्ड. सो अनलेस एंड अनटिल वो वैल्यूज है नहीं और है, you will not be able to lead a very happy life, a very fulfilling life or a very stress free life. तो AI से ये थोड़े problems amplify भी होंगे. तो what becomes important is the value system. तो गुरुकुल ही वो value system provide कर सकता है, क्योंकि mainstream education अच्छा है masses के लिए, बट उसमें ये 45 मिनट्स का इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा होगा तो हफ्ते में एक ही बार वो फिजिकल एजुकेशन पीरियड है, वो भी पोर्शंस खत्म करने के लिए वो ले जाते हैं. तो वैल्यूज का बहुत कम फोकस अभी है. अभी दे आर आल्सो वेकिंग अप, बट गुरुकुल शिक्षा जो है वो वैल्यूज पे ही आधारित है. दैट इज द फाउंडेशन ऑन व्हिच द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ट. इट इज more relevant in the AI age than ever before. So, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्कूल एक तो अगर गुरुकुल की बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का ब्लेंड तो है, बट उसके साथ साथ एक सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की भी जर्नी है. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया. इस सिविलाइजेशन जब बोलते हैं जी, हम एक शब्द यूज करते हैं, वो संस्कृति बोलते हैं. तो भारतीय संस्कृति बोलने से these are the civilizational best practices. जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे भारतीय सिविलाइजेशन में है वही कल्चर बन गया. कल्चर इज नथिंग बट द सिविलाइजेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो कैसे जीना है, कैसे हेल्दी जीना है, कैसे हैप्पी जीना है, ये सिविलाइजेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से होता है. वही ज्ञान का स्कोप है. अभी सभी को अच्छा जीना है. क्यों एजुकेशन क्यों चाहिए? इट इज फॉर वेलबीइंग. एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर अ लाइवलीहुड, नॉट जस्ट फॉर अ करियर. ये समझने वाली बात है. एजुकेशन इज फॉर वेलबीइंग, वह सभी को लगे हाँ मेरा लाइफ सही है, तभी तो अच्छा खासा नींद हो सकता है. क्योंकि आपने ये चीज बहुत अच्छी कही कि एजुकेशन को हम लोग लाइक लार्ज पॉपुलेशन, हम बात करें मेजॉरिटी, इसी चीज से जोड़ के देखती है कि एक एजुकेशन का मतलब एक अच्छी जॉब. करेक्ट. हाँ. और मे बी आफ्टर अ वाइल एक अच्छा बिजनेस. तो हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को, जो कि अर्थ जिसको हम कहें अर्थव्यवस्था है, अर्थ के साथ जोड़ के देखते हैं. हाँ, वो क्यों ऐसे हो गया अगर देखा जाए तो नाउ अ जॉब और अ करियर और वेल्थ, मनी, वो अपने रेगुलर वेलबीइंग से जुड़ गया है. अगर अच्छा हेल्थ चाहिए तो एक्सेस टू गुड मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए. दैट कैन गिव यू एक्सेस टू ए गुड हॉस्पिटल नेटवर्क. नहीं तो गुड हॉस्पिटल नेटवर्क का एक्सेस नहीं मिलता. वैसे ही अच्छा एजुकेशन चाहिए तो यू नीड गुड एक्सेस टू मनी. तो वैसे सब whatever we look at as अच्छा खासा लाइफ, it's a very good life, अच्छा वेलबीइंग, अभी ये मनी से जुड़ गया. फूड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो था इन एंशिएंट टाइम्स, वो बिना पैसा का था, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो गुरुकुल के शिक्षा वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके वहाँ के विलेज को जो वैद्य थे वो निशुल्क, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ, और एटलीस्ट हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा, वेरी डीप साइंसेस, ये सब था. बट ये कौन फंड करता था? the kingdom used to fund this. So that's where if we look at it, ये philosophical बात नहीं है, ये historical बात है. Right. थोड़ा हिस्ट्री एनालाइज करने से ये समझ में आ जाएगा. अभी देखें तो अभी हम थोड़ा घूमते घामते हैं. जब भी फॉर एग्जांपल मलेशिया जाते हैं तो वहां पर भी इंडिपेंडेंस डे है. सिंगापुर जाते हैं वहां पर भी इंडिपेंडेंस डे है. यूएस जाते हैं तो वहां पर भी इंडिपेंडेंस डे है. अपने भारत में तो कैसे भी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. तो एक जहां भी जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं.
किससे इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो चंद नेशंस वहां पर इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते। एक जगह मैंने सुना कि वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया, तो बहुत शॉक हुआ मुझे। ये कैसे वास्को ड गामा कैसे डिस्कवर कर सकता है इंडिया को? भारत तो इतना सनातन संस्कृति है। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च ऑन दिस वर्ड डिस्कवरी। फिर विकिपीडिया में मिला डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंट्रिगिंग है। तो इसके माध्यम से पूरा विश्व को कॉलोनाइज कर दिया। एक कॉलोनाइजेशन हिस्ट्री है, ये समझने वाली बात है। So जो भी colonizers ये लैंड देखेंगे तो they can claim it as their own, according to the doctrine of discovery। जो भी लैंड डिस्कवर करते हैं वो अपना बना सकते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। जो भी नॉलेज सिस्टम है वो भी अपना बना सकते हैं। सो सिमिलरली ऑल द नॉलेज सिस्टम, ये लैंड वाज ऑल कॉलोनाइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि भारतवर्ष था नहीं, एग्जिस्ट करता था, बट वो आए, उन्होंने देखा, उसको आइडेंटिफाई किया। तो दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड क्लेमिंग इट कि वी वर द वंस टू discover and they can claim over the land, the people, the wealth of the land and all of that। wealth। तो ये wealth जब धन की बात आती है तो देखते हैं कि अभी मॉडर्न ट्रेड डेटा एनालिस्ट से बताया गया है कि estimates of the amount of wealth that was taken out of this country, ये colonization period में जितना wealth यहाँ से नहीं तो सोने की चिड़िया बोलते हैं ना, बिल्कुल, वो सोना कहाँ गया, उड़ गया क्या, कैसे उड़ा, वो हिस्ट्री में दिखता है। मोर देन $45 ट्रिलियन वर्थ ऑफ वेल्थ भारत से निकाला गया। $45 ट्रिलियन इज द कंबाइंड इकोनॉमी ऑफ से यूएस एंड चाइना। ये इतना सारा वेल्थ था क्या? तो इतना सारा वेल्थ नॉट इन करेंसी मगर वेल्थ था, तो इतना सारा यहां से निकाला गया। तो ऑब्वियसली वो वेल्थ सस्टेन करने के लिए भारत में क्या नॉलेज सिस्टम हुआ होगा, कैसा सोशल सिस्टम हुआ होगा, वो सब देखने वाली बात है। कैसा एजुकेशनल सिस्टम हुआ होगा, क्योंकि at some point in time भारत used to contribute more than 25 to 30%, 30% से ज्यादा का वर्ल्ड्स जीडीपी। So it means we had a very high produce। वो एंगस मैडिसन रिपोर्ट करके एक इकोनॉमिक्स रिपोर्ट है, उसमें एक ग्राफ है जहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि हम 30% से ज्यादा जीडीपी पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि हमारा गुड्स वेर एबल टू सेल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट मीन्स दैट वी शुड हैव हैड अ गुड वोकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जिसके कारण से हमारे प्रोड्यूस इतने अच्छे क्वालिटी के थे। बट देन व्हाट हैपेंड, ये एक प्रोफेसर धर्मपाल का एक पुस्तक है ब्यूटीफुल ट्री, जिनको भी गुरुकुल एजुकेशन में इंटरेस्ट है उनको डेफिनेटली ये पुस्तक पढ़ना है। प्रोफेसर धर्मपाल के और भी पुस्तकें हैं जहाँ पे उन्होंने भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिखा है। तो इस गुरुकुल शिक्षा के बारे में, नॉट गुरुकुल शिक्षा, भारतीय शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ही एक्सेस द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स 1960s में, वो ब्रिटेन के लाइब्रेरी से 1800s में ब्रिटिश ने जो रिकॉर्ड्स लिखे हैं वो सब एक्सेस करके एक पुस्तक में के रूप में निकाला है उन्होंने। तो वहाँ पे वो क्लियरली बताते हैं कि बंगाल और बिहार प्रोविंस में सिर्फ वो प्रोविंस में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स थे, और जितने भी विलेजेस थे, एक विलेज में एटलीस्ट देयर वाज वन स्कूल, एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑल ऑफ दीज रीजन्स। एंड आपने वो फंडिंग के बारे में पूछा, तो फंडिंग का एक ही सोर्स नहीं था, वो जो कम्युनिटी जो है वो साथ में मिलके वो फंड कर रही थी, नहीं तो पैट्रनेज वाज देयर। एंड हर एक वोकेशन में देखेंगे, वेदर इट इज आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, इफ यू सी, शिप बिल्डिंग, एजुकेशन, हर एक में वी सी द colonized policies which actually systematically cut the funding to many of these। एजुकेशन में भी क्या हुआ कि वो बोले कि जिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को हम अक्रेडिट करेंगे कि ये वैलिड इंस्टीट्यूशन है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो पैसा चाहिए तो फीस कलेक्ट करना पड़ेगा। फीस कलेक्ट करेंगे तो जिनके पास पैसा है वही एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक वही चल रहा है, और अब तो अनदर लेवल पे पहुंच चुका है। अनदर लेवल, एग्जैक्टली। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग व्हिच सेज कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री you destroy the human resource and the education system। और मुझे लगता है कि
वो कोलोनाइजेशन से ये बहुत हद तक यही हुआ करेक्ट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। करेक्ट क्योंकि आज जो हम स्किल सेट की बात करते हैं कि स्किल सेट एक्वायर करना जरूरी है, तो अगर हम इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी तब थे तो इसका मतलब हमारे पास वो सब रिक्वायर्ड स्किल सेट तब था। करेक्ट एग्जैक्टली। इनफैक्ट हमारे टीक से जो मलाबार टीक से जो शिप्स बनते थे वो कितना दूर भी सेल करे दे नेवर यूज टू गेट स्पॉइल्ड, बट वो कॉलोनाइजर्स के जो ओक ट्रीज के शिप्स जो बनाते थे वो बिगड़ जाते थे। एंड देन दे वर लाइक वंडरिंग कि ऐसा कैसा हो सकता है। देन व्हाट डिड दे डू इज हमारे शिप्स में जो गुड्स जाते हैं उनका इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा किए और उनके शिप्स में जो गुड्स आता है उनका ड्यूटी नहीं था। तो ऑटोमेटिकली हम तो वो शिप में नहीं, भारत के शिप में नहीं भेजेंगे, तो वी हैड टू यूज देयर शिप्स एंड सेंड आवर ओन गुड्स इन दैट, एंड ऑटोमेटिकली हमारा शिप बिल्डिंग का स्किल वहीं पे स्टॉप हुआ। अब अभी रिवाइव हुआ वो कौंडिन्य शिप जो इंडियन नेवी सब संजीव सान्याल जी सब मिलके किए और भारत के कोस्ट से ओमान तक वो सेल करके वापस आए, एंड इट वाज कंप्लीटली मेड थ्रू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी स्टिच्ड शिप्स। सो दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल, वो रिवाइव करने का पोटेंशियल बहुत है आज के ज़माने में। ये मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि एजुकेशन बेसिक्स शुड ऑलवेज बी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो अगर वो हेल्थ केयर है या फूड है, बेसिक फूड नीड्स है या फिर एजुकेशन है, तो वो पहले के दौर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। सो एज्यूम दैट द किंगडम यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। और अगर आज भी हम कुछ कंट्रीज में चले जाएं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। अभी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल इंडिसेस देखें, द टॉप डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, लाइक फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां जाएं तो फॉर ऑल द सिटीजंस, राइट, हेल्थ केयर अप टू PhD लेवल एजुकेशन, everything is provided free of cost, right. अभी भी वैसा ही है। That is the top developed nations in the world. तो पुराने जमाने में भी वही डेवलपमेंटल इंडिसेस था। वैसे देखा जाए तो भारत बहुत डेवलप था, because it was able to राजास were looked up to, a राजधर्मा जो बोलते हैं, राजास were looked up to when they used to hold this dharma, that प्रजा is taken care of, सभी की भलाई हो, जहां दान धर्म हो। अभी भी वैसा देखा जाता है। अभी पिछले साल हम प्रयागराज में, हमारा सौभाग्य था वहां अन्नदान करने का जी, तो हमारा आश्रम वहां लगा था और महाकुंभ मेला में कुछ 60 करोड़ लोगों से ऊपर आए होंगे। ऑफिशियल नंबर्स आर दैट, करीब करीब 80 करोड़ लोग भी आए होंगे। इतने लोग एक ही जगह में एकत्रित हों, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है। ओके, इट्स इम्पॉसिबल। दिस हैज बीन पुल्ड ऑफ। हर साल हो रहा है, माघ मेला हो रहा है, सभी पुण्य क्षेत्र में इतने लोग जाते आते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाते आते हैं, और वहां देखें तो सभी को अन्नदान, अन्न का दान, कोई भी ऐसे नहीं सोचा ये इससे कितना पैसा बनाए, सिर्फ वही सोच नहीं था। नहीं तो इतने लोगों को एक समय एकत्रित होके नहीं, इट्स इम्पॉसिबल टू फीड। बहुत सारे व्हेन वी ट्रैवल वेस्ट में जब ट्रैवल करते हैं, वहां ऐसा अन्नदान का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सोचते हैं यहाँ भारतीय हैं, जब बाहर नहीं जाते हम सोचते हैं पूरा दुनिया वैसा ही है, ऐसा ही है, हमारे जैसा ही है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल G20 में हमारा क्या the clear statement was वसुधैव कुटुंबकम। किसी और G20 में वैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेके आना है, प्रेजेंट करना है, अपने प्रजा के बीच में प्रेजेंट करके उसको वापस अपने एजुकेशनल सिस्टम में प्रधानत्व देना है। वो जब प्रधान बन जाता है तभी वो वैल्यू सेंटर्ड एजुकेशन बनता है। वैल्यूज अलग नहीं है, मगर उसको री इमर्ज करना है, तब एवरीवन विल फील वेल टेकन केयर ऑफ। सभी को ऐसा लगेगा ये हमारा फैमिली है, हम अच्छा जी सकते हैं। अभी वो अच्छा जीना, वो अभी द बर्डन इज ऑन द इंडिविजुअल और ऑन द इंडिविजुअल फैमिली। उसको फिर से, इसको धर्म रक्षण बोलते हैं, फिर से आगे ऊंचा उठा के दिखाना है। एक्चुअल धर्म की रक्षा इस तरीके से होगी, इस तरीके से होता है। एंड इनफैक्ट वो भूदान और गोदान के माध्यम से ही
वो गुरुकुल सब फंड होते थे. सो पीपल यूज टू डोनेट द लैंड, और गौशाला है तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी टेकन केयर ऑफ. फॉर एग्जांपल हमारे गुरुकुलम में 40 बच्चे हैं और 40 गौ भी है, गौ नंदी. तो हम बोलते हैं कि जब भी न्यू एडमिशन बच्चों को लेते हैं, न्यू एडमिशन गौ को भी लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे को एटलीस्ट 1 गौ को पालन करना है. तो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है डेली कुकिंग के लिए, वो हम लोग काउडंग लॉग्स बना देते हैं. तो हम 1.5 साल से हमने एलपीजी ही नहीं यूज किया. तो अभी जो एलपीजी क्राइसिस आया, तो हमें कुछ क्राइसिस नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है. गौ के काउडंग से वो लॉग्स बना के सभी जगह हॉस्टल सब बंद हो रहे थे. हाँ, 60 पीपल इन द आश्रम डेली कुकिंग फॉर 3 टाइम्स अ डे और 4 टाइम्स अ डे, उसी से करते हैं. और ये एग्रीकल्चर जो है, जीवामृतम, पंचगव्यम, ये सब भी काउडंग और काउ मेन्यूर के माध्यम से ही करते हैं. इसलिए कहा जाता है शायद कि गाय है पूरा परिवार का. एग्जैक्टली. तो वो गुरुकुल में है, एजुकेशन सिस्टम में है, तो यू डोंट नीड सो मच मनी टू जस्ट रन अ बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इनफैक्ट बट अभी लगता है, अभी तो ये मॉडल कंसीव करना ही डिफिकल्ट है. पीपल आर लाइक, हाउ कैन दे रन इंस्टीट्यूशंस विदाउट मनी? दैट विल बी द क्वेश्चन when we think about it, sit now today and envision the education system of the past. इसीलिए पहले जमाने में भूदान और गोदान प्रधान दान था. तो दैट मीन्स लक्ष्मी माने क्या, वेल्थ जो माना जाता है, वो गो को वेल्थ माना जाता है. इसलिए गोवर बोलते हैं. गोवर गौ माता का वर है, वो वर प्रसाद है. उससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम. फर्मेंटेड डंग और मिट्टी से कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट क्या है? गोबर. तो आपको एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम दूध टू दही टू घी, everything is being supplied, taken care of. And not just that, गोबर जो है, अगर ट्रेडिशनल कामधेनु का फोटो देखें, उसमें सब, तो उसमें महालक्ष्मी कहाँ स्थित हैं देखें तो वो हाइंड पार्ट, पीछे की जगह पर स्थित हैं जी. नॉट इन द अडर, नॉट इन द मिल्क. ये बहुत इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन है. तो इसीलिए गोबर जो वर प्रसाद है, वो it's very clearly represented. And that takes care of sustainable health, अभी हेल्थ देखें तो प्रोबायोटिक मानते हैं, एंटीबायोटा नहीं है. अभी के जमाने में प्रोबायोटा मानते हैं. तो प्रोबायोटिक देखने से वो गोबर या पंचगव्य देखें तो करोड़ों माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो those good microbes keep the bad microbes in check. सभी माइक्रोब्स को एलिमिनेट करना है, वैसा नहीं है. इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं दैट गुड बैक्टीरिया, कि आप बच्चों को मिट्टी में खेलने दें. एग्जैक्टली. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वही पुराना हमारा जो वैदिक सिस्टम था, उसको रैटिफाई अब साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स भी कर रहे हैं. तो टू मच ऑफ सैनिटाइजेशन रिड्यूसेस योर इम्यूनिटी. वेस्ट में ऐसा ही हो रहा है, बहुत सैनिटाइजेशन के वजह से वहाँ पे तो एलर्जी बहुत आसानी से पीपल पकड़ लेते हैं. बट यहाँ पे जो इम्यूनिटी ऑलरेडी बिल्ट इन है, अगर इसको प्रिजर्व करना है तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत जरूरत है. आयुर्वेद, योगा एंड ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ज्ञान के बिना अप्रिसिएशन नहीं होता. जिसमें अप्रिसिएशन नहीं है वो डीवैल्यू हो जाता है. अब जैसे गौ की बात करें, गौ एक पूरा परिवार की तो टेकन केयर तो करती है, बट ये भी कहा जाता है कि योर इमोशंस ऑल्सो गेट्स बैलेंस बाय बीइंग नियर टू गौ. वो कैसे होता है? बिल्कुल, हमने ये प्रत्यक्ष देखा है. जब भी ये बच्चे आते हैं, ये बच्चे सब अर्बन फैमिलीज से हैं. तो अर्बन फैमिलीज माने क्या होता है, उनको डिवाइस एक्सेस बहुत होता है जी. ओके. क्योंकि अर्बन फैमिलीज में वो 4 वॉल्स के अंदर all your iPads and laptops and everything. तो पूरा समय वो एक्सपोजर उनको उतना फिजिकल रियलिटी से नहीं है, उनको डिवाइस या इंटरनेट या वर्चुअल रियलिटी से है जी. तब उनका इमोशंस कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, दे लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स वेरी क्विकली. उनको बातचीत करने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होता. फैमिली के साथ टाइम बिताने में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये फिजिकल डिस्कशन जो है वो एक फ्रीक्वेंसी रेट पर है. मगर द नर्वस एंगेजमेंट ऑफ ऑनलाइन और से वर्चुअल प्रेजेंस
इज मच हायर, तो ये मैच नहीं होता, तो उनका नर्वस सिस्टम इसमें ट्रेन हो जाता है, तो फिजिकल रियलिटी में उनको उतना ये नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होता। मगर इससे क्या डिसएडवांटेज है देखा जाए तो ग्रेजुअली उनका सोशल लाइफ, इसको मनोमय कोश बोलते हैं, मन जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, वो रिलेशनशिप्स प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, आइसोलेशन हो जाता है, आइसोलेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो वो सब ठीक करना है तो वो इमोशंस जो है उसको रिच बनाना है, लव, केयर, कंपैशन, पेशेंस, ये सब बढ़ाना है। इसीलिए जब बच्चे आते हैं, हम इनिशियली वो गो सेवा में थोड़ा उनको दिक्कत होता है, उसके बाद और बच्चे कर रहे हैं तो नेचुरली उनको एंकरेजमेंट मिलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, मगर ग्रेजुअली उनको भी अच्छा लगने लगता है। उससे क्या होता है, हमने बार बार हम हर एक बच्चे पे ये डिफरेंस देखते हैं कि दे बिकम मोर लविंग एंड केयरिंग। ये हर बच्चे के साथ होता है, जब भी वो गो के साथ जुड़ जाते हैं, दे बिकम मोर एक्सेप्टिंग एंड पेशेंट। एंड ये रेगुलर स्कूल में जाके घर में रहेंगे तो बाकी के लोग खाए हैं कि नहीं, उसको ध्यान ही नहीं रहता, अपने फ्रेंड्स खाए कि नहीं, वो ध्यान ही नहीं रहता। बट जब वो गौ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, द फर्स्ट थिंग उनको याद आता है कि वो घास खाया कि नहीं आज। That's how she becomes like a mother to Exactly. तो वो कनेक्ट हो जाता है। और जब बारिश, when there is rain, the first thing they do is they go running and then वो calves जो है उनको लेके शेड के अंदर लगा देते हैं। अगर रेगुलर सोसाइटी में देखेंगे तो बारिश होता है तो we are not mindful कि क्या हो रहा है बाहर, we are just insulated within the four walls, so that is very detrimental to the growth of the child। तो अगर ये सिटी में गौशालाज है तो डेफिनेटली पेरेंट्स को गौशाला लेके जाना है, एटलीस्ट वीकली वंस, मंथली वंस, कुछ भी यू कैन आइडेंटिफाई, बर्थडेज को गौशाला जाना है, देन दे डेवलप एन इमोशनल बॉन्ड विद द काउज। इनफैक्ट हमारे बच्चे जब वेकेशन के लिए जाते हैं तो बार बार फोन करके पूछते हैं ये गाय कैसा है, ये कैसा है, सभी का नाम है, हाँ सबका नाम है, तो दे स्टार्ट मिसिंग द cows, or cows also miss. They cry when they go home. So it's a very very deep bond. And that's why we see in Sri Krishna's the Yadava Kula is like completely connected to cows. Right. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप जिस तरीके से समझा पा रहे हैं, that also comes with lot of learning, lot of knowledge. तो both of you come from technical background, technocrats, then corporate, and then migration to a complete different world, which is spiritual world. तो ये कैसे हुआ? How did this journey happen? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये हमने प्लान नहीं किया। पहले तो वो क्लैरिफाई करना है, बहुत लोग प्लान करते हैं, हमने प्लान नहीं किया। इसीलिए ये हमारे धर्म में, सनातन संस्कृति में कर्म बोलते हैं, वैसा फिलॉसफी है जी। ये और सभी इसमें उतना दीर्घ नहीं है, मगर यहाँ दीर्घ सोच उसमें देते हैं। कर्म और धर्म जुड़ा है, ये पूर्व कर्म है बिल्कुल, क्योंकि हमने प्लान नहीं किया, फिर भी हम स्पिरिचुअल बन गए। मेरा ऐसा था, मेरा इंजीनियरिंग डेज में आई वांटेड टू बी मल्टी मिलियनर, तो इसलिए हम प्लान किए यूएस जाएंगे, वहां बहुत सारा पैसा कमाएंगे। फिर वहां गए, अच्छा एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद ऐसा हुआ कि हमारा ये योग में समाधि बोलते हैं, आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ निर्विकल्प समाधि। Which is what? निर्विकल्प समाधि जो है अभी अष्टांग योग में ऐसा स्टेजेस बोलते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। Last stage of हाँ, समाधि एकदम it's aspirational for everybody. It's like the goal of yogic practice. लेकिन वो आपके केस में वो spontaneous, उसको spontaneous spiritual awakening भी बोल सकते हैं। तो समाधि जो है मेरा एस्पिरेशन नहीं था। I wanted to be rich, I wanted to have a lot of money. और तब तक आपका कोई ऐसा साधना भी नहीं साधना, एक्सप्लिसिट साधना या गुरु वैसे गाइडेंस नहीं था। तो क्या ये प्रारब्ध था पुराना? प्रारब्ध, हाँ,
इसलिए आपने जो वर्ड यूज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारब्ध। वैसे वेस्टर्न फिलॉसफीज में वैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है जी। मगर हमारे धर्म में जब देखते हैं प्रारब्ध वाली पॉइंट होती है। तो प्रारब्ध जो बोलते हैं, इट इज जस्ट लाइक ग्रोइंग अप, जस्ट लाइक द फिजिकल बॉडी ग्रोज अप। एक स्टेज में बॉयज डेवलप, मूछ दाढ़ी आ जाता है, इट्स लाइक अ नेचुरल नेक्स्ट स्टेप। राइट। वैसे अपने सूक्ष्म शरीर होता है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर में सर्टन संस्कार होते हैं, वो संस्कार एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जो आप इस जन्म में कोशिश करें वो आपको अगले जन्मों में भी यू विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वैसे मेरा एक्सप्लिसिट अध्यात्म दृष्टि नहीं था, मगर ये सिंपल फैमिलीज में, सिंपल इंडियन फैमिलीज देखें, सिंपल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली था, तो सिंपल पूजा, जो रेगुलर हाँ मंदिर जाते हैं जी। कुछ श्लोक पढ़ते हैं, इतना ही था जी। और मेरे पिताजी योग अभ्यास करते थे, मेनली योगासन। तो बचपन से मैं उनको देखता था और उनके आई यूज्ड टू रोल ओवर शोल्डर्स एंड दैट्स हाउ आई लर्नड योगासन। तो बचपन से हेल्दी था, एकदम तंदुरुस्त, एक्टिव। व्हेन ये एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इट सो हैपेंड दैट मेरा एस्पिरेशन, माय माइंड बिकेम साइलेंट नेचुरली, क्योंकि पास्ट का जो एजुकेशन था वो खत्म हो गया, अभी फ्यूचर का नेक्स्ट स्टेप भी नहीं लेने वाले थे। तो बीच का जो संध्या काल बोलते हैं, दैट बिकेम अ वेरी साइलेंट फेस ऑफ लाइफ। तो दैट बिकेम दी समाधि अनुभव। तो वो बहुत डीप हो गया, एक रिलैक्सेशन की तरह। डीप रिलैक्सेशन बोलते हैं, जैसे कि जब सोते हैं तब डीप रिलैक्सेशन होने से ही सो पाते हैं। और कनेक्शन विद थिंग्स अराउंड यू, जैसे कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये आप है कि ये बाहर का है, तो बाउंड्रीलेसनेस बोलते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइड जो होता है सभी लोगों को होता है, ये समाधि में सम हो जाता है। ये बाउंड्री जो है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, वो थोड़ा मिट जाता है। बट आसपास के लोगों को क्या लगता है? ये तो आसपास आपकी खुद की एक्सपीरियंस है। हाँ, इट सो हैपेंड, मैं जब तक अशांत था तब तक सभी लोग आसपास के शांति में थे, शांत थे, नॉर्मल थे। When I became peaceful, everyone got agitated. वैसे तो इसीलिए then I started, मैं थोड़ा पढ़ना शुरू किया, ज्ञान पाना शुरू किया योग शास्त्र में, भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, वैसे सब थोड़ा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस डिग्री था मेरा, कंप्यूटर साइंस जानता था, मगर ये मन क्या है, मैं कौन हूँ, वो सब विषय नहीं जानता था। Who am I नहीं मालूम था। Who am I कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में who am I कोई नहीं पूछता। तो who am I माने कैरियर प्रोजेक्शन होता है, उतना ही होता है, ये अध्यात्म दृष्टि नहीं होता। मगर मेरा अनुभव वैसे हो गया, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मगर उसकी जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान जब अध्यात्म शास्त्र जब पढ़ा तब पता चला कि इसको समाधि बोलते हैं। तब आई कुड कम्युनिकेट विथ माई वेलविशर्स। सभी जो आसपास में थे वो अशांति क्यों पा रहे थे, क्योंकि जो नॉर्मल सोचते हैं उससे मैं थोड़ा अलग हो गया। आई वॉज डीपली मेडिटेटिव। मैं एक जगह में ऐसे आराम से सोचिए 1 हफ्ता बैठ जाता था, तो वैसे हो जाता था, क्योंकि माइंड इज रिलैक्स्ड। ये माइंड जो है ये ब्रीदिंग से भी जुड़ा है, बॉडी से भी जुड़ा है, तो ये सब एक हार्मोनियस रेजोनेंस में आ जाए तो यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। अभी आप क्रिएटिव आर्ट्स में काम करते हैं, आप एक बहुत डीप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होते समय आपको समय दिखता है क्या? समय नहीं दिखता। वैसे होता है समाधि अनुभव, समय नहीं दिखता, बहुत आनंद होता है,
तो आनंद की स्थिति में इसीलिए सच्चित आनंद स्वरूप बोलते हैं। ये समाधि अनुभव है, बहुत सिंपल है। मेरा अनुभव कैसे था? सिर्फ प्रेम था, प्रेम भाव, वही मेरा समाधि अनुभव था। प्रेम जैसा है, ये फ्लावर के जैसा है, वो ब्लॉसम है, उसका फ्रैग्रेंस जो है सभी जगह फैलता है, उसको चॉइस ही नहीं है कहाँ फैलाएं। वैसे प्रेम होता है, अनकंडीशनल लव बोलते हैं। वो मेरा समाधि अनुभव था। जो यहाँ है वही सभी जगह है, तो कैसे अंतर देखूं नो? उससे क्या हुआ? देन आई हैड टू ग्रेजुअली एक्यूमुलेट नॉलेज टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू अदर्स। सभी को बताना है, नहीं तो वो अशांति में है कि क्या हो गया है। अभी बैठ के मूवी देखें तो वो नॉर्मल बिहेवियर। अगर ये लिविंग रूम के सोफा में बैठ के 2-3 घंटा मूवी देखेंगे तो एवरीबडी विल थिंक इट्स नॉर्मल। अगर वही सोफा में 2-3 दिन मेडिटेट करेंगे तो कोई भी उससे विल नॉट उसको नॉर्मल बिहेवियर नहीं बोलेंगे ना। तो वो दृष्टि ग्रेजुअली चेंज हो रहा है एज पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ दीज नॉलेज फॉर्म्स। तो तब से वो चेंज हो गया बिकॉज When you renounce everything? I did not renounce. Now, उससे क्या हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग हुआ कि जनरली लोग सोचते हैं कि ऐसा होना है तो हिमालय पर्वत जाना है, सभी को छोड़ देना है। वैसे मेरे केस में ऐसा हुआ कि मेरे लाइफ में जो यहाँ है वो सभी जगह है, तो और भी काम करना है। सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर सकता, सभी के लिए काम करना है। वैसे हो गया, तो इसको लोक संग्रह बोलते हैं। क्योंकि लव जो है, अभी इफ वी हैव अ लविंग फैमिली, हम कुछ काम करते हैं। आप काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? अपना फैमिली अच्छा जीना है। वेलबीइंग, योर वेलबीइंग इज टाइड टू योर फैमिली। और अपने जो हैं, अपने जो बोलते हैं ना, उनके लिए काम करते हैं ना, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। जब ये समाधि अनुभव हो जाता है, वर्ल्ड इज वन फैमिली, हाँ, वर्ल्ड इज योर फैमिली, तो वो दिख जाता है। उसको नेगेट नहीं कर सकते क्योंकि दिख गया। औरों के अनुभव में नहीं है मगर आपके अनुभव में तो है। तो आप उसको you cannot say no to it, क्योंकि आपके अनुभव में आ गया। ये अध्यात्म दृष्टि होता है, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो सभी के मन में जो अनहैप्पीनेस है वो आपको दिख जाता है। सभी के लाइफ में अच्छा जीना है, सभी को हेल्थ एंड हैप्पीनेस चाहिए। उसके लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, वो हमारा मकसद बन गया। दैट बिकेम आवर गोल। उसके बाद इसीलिए भारत वापस लौट आए। भारत आने के, भारत धर्म क्षेत्र है और कर्म भूमि है। ये बहुत पुण्य क्षेत्र है। इतने महात्मा, सिद्ध पुरुष, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सभी यहाँ उनके पद चरण पड़े हैं। तो इतना पुण्य क्षेत्र है। तो इसीलिए भारत वापस लौट आए, क्योंकि कैसे भी करना है तो अपना क्षेत्र होना है। तो यहाँ आके विवाह के बाद हम दोनों जुड़ गए, क्योंकि जैसे अपने विवाह धर्म में बोलते हैं, सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारी, हस्बैंड एंड वाइफ को ऐसे बोलते हैं। सह माने टुगेदर, धर्म, धर्म में जो टुगेदर, वन हु वॉक्स टुगेदर अलोंग द पाथ ऑफ धर्म इज कॉल्ड सहधर्मचारी, सहधर्मचारी। तो वैसा हमारा विवाह हुआ। तो आपका थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस मिलता था, तभी वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्रिएट हो पाया। इनफैक्ट हमारे मैरिज डिजाइन जो है हमारे कल्चर में जी, पता नहीं कि नॉर्थ इंडिया में कैसा है, बट साउथ इंडिया में एक रिचुअल है जी। तो ये दंपति जो है उनको बाहर जाके वो अरुंधति नक्षत्र को देखना है। आई डोंट नो वेदर यहाँ पे अरुंधति नक्षत्र देखते हैं, यहाँ देखते हैं, हाँ, यहाँ नहीं है, ओके। और प्रोबेबली था, अभी मे बी मॉडिफाइड, या all thanks to invasions and modernization and all of that. तो ये बात है कि अरुंधति नक्षत्र जो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर ये आप दिन में जाके देख रहे हैं क्या दिखेगा वहां पे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। नक्षत्र तो वहां ऑलरेडी है, तो वही वी हैव टू जस्ट
imbibe those qualities. तो अरुंधति और वशिष्ठ जो है वो बाइनरी स्टार सिस्टम्स है जो एक के पीछे एक घूमते हैं और कॉमन सेंटर पे भी वो घूमते हैं. तो ये कॉमन सेंटर होता है धर्म और एक के पीछे एक इक्वल रिलेशनशिप होता है. अगर एक प्लैनेट या एक स्टार बड़ा है और एक स्टार छोटा है तो इसके ग्रेविटी के कारण ये स्थिर होगा और ये सिर्फ घूमेगा उसके around, you know, that cannot be because this is a dominant star, this is a weak star, so this will move around that. जैसे sun and earth, right? So that should not be the relationship. So our elders clearly example बोले कि वशिष्ठ और अरुंधति जो आसपास में अराउंड ईच अदर भी घूमते हैं और कॉमन सेंटर के अराउंड भी घूमते हैं. और ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन. यही रोल मॉडल्स. तो इसका साइंस नहीं पता तो हम लोग सोचेंगे कि दिन में जाके कुछ नक्षत्र क्या सुपरस्टिशन है वैसे सोचेंगे. अब इसको अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में लेके चलें, जैसे कहा जाता है कि कौन सुपीरियर है. अब ये आजकल एक नया डिबेट चल रहा है और आजकल मतलब काफी टाइम से कि मेल सुपीरियर फीमेल सुपीरियर. अगर हम उसको अपने धर्म से जोड़ के संस्कृति से जोड़ के देखें तो दिस क्लियरली सिग्निफाइज कि कोई सुपीरियर या कोई इंफीरियर नहीं है. हर एक का अपना धर्म है, राइट. और दूसरा को धर्म में भी जुड़ना है. सहधर्मचारिणी दोनों का एक धर्म में मिलके ये जस्ट लाइक अ चैरियट्स टू व्हील्स, दोनों को एक ही वेलोसिटी में चलना है. एक स्लो जा रहा है दूसरा फास्ट जा रहा है तो दैट चैरियट विल फॉल. एक व्हील का अपना धर्म है. They have to function accordingly. And that way क्या चाहिए सभी को एक समान दृष्टि चाहिए. जी. दृष्टि जब जुड़ जाता है, हमारा दृष्टि पहले से ही the vision was लोक संग्रह. उसके लिए हम कैसे जुड़े और अपना विवाह इसीलिए धर्म बोलते हैं. विवाह धर्म ये संस्कार होता है. तो ऐसे समझदारी होने के कारण we put a lot of effort towards fulfilling that vision. उस धर्म में अर्थ काम सब कुछ जुड़ा है. इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं. धर्म अर्थ काम मोक्ष. तो सब कुछ धर्म के ये नई बात नहीं है. अपने ऋषियों को देखें, वशिष्ठ अरुंधति. वशिष्ठ जो थे वो भगवान राम के कुलगुरु थे. बिल्कुल महान थे. वैसे अगस्त्य लोपमुद्रा वो भी ऋग्वेद ऋषि थे. पुराणों में भगवान शिव उनको साउथ भेजते हैं. और तमिल के ओरिजिनेटर थे. अभी का तमिल का ग्रामर जो है वो अगस्त्य महर्षि से आया है. अगस्त्यर से तुल्कापियम बोलते हैं. वो अगस्त्यम से आया है. वैसे वो महान ऋषि थे मगर उनके पत्नी के साथ जुड़े थे तो दोनों तपस्या करते थे. वैसे ऋषियों का बताया जाता है. अभी भी हम उसी ऋषि धर्म में हैं जो हम पीरियडिकली लोक संग्रह के लिए तपस्या करते हैं. अभी आश्रम क्यों बसाए हैं? वो भी लोक संग्रह के लिए, सभी को आश्रय देने के लिए. नहीं तो अभी रेगुलर लाइफ में श्रम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आश्रम चाहिए. कब आश्रम होता है? जब वो दृष्टि आगे बढ़ता है धर्म की ओर. नहीं तो बहुत श्रम होता है. एक बार हम हिमालय सभी को यात्री को लेके जाते हैं हिमालय यात्रा, हिमालय दर्शन कराने. तो एक बार वी वर ट्रैवलिंग इन द हिमालयस. वो पोस्ट मानसून था तो थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल रहता है, झरने रहते हैं. तो एक लैंडस्लाइड हुआ था एंड ट्रैफिक जैम हो गई थी. तब मैं देख रहा था वहाँ एक माँ जी वो पत्थर तोड़ रही थी. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया होगा. वो पत्थर क्लियर करने से ट्रैफिक आगे बढ़ सकता. तो मैं उनके पास गया. वो बहुत उनका प्रेजेंस ऐसा था. मैं उनके पास गया और पूछा, माँ जी आप कहाँ से हैं? वो बोली यहीं पास गांव से हूँ. आप ये कब से करती आ रही है? ये बचपन से करती आ रही है. आप ये क्यों करती है? वो मुझे देखी और बोली ताकि आप घर पहुंचे खुशी रहे. सीधा बोल दिया. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सबसे पूछता हूँ आप ये क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए. हाँ, बहुत सारे दृष्टि मिलते हैं मगर ये दृष्टि बहुत पावरफुल है. वो बोल सकती थी अरे क्या करें,
मुझे तो करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना है मगर करना पड़ रहा है। अभी बच्चों को स्कूल भेजे तो वो बोलते हैं अटेंडेंस देना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो अ फीलिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, शी चोज नॉट टू से दैट। Her purpose was very clear. वेरी क्लियर। वो बोल सकती थी नहीं पोते हैं, नो आई हैव टू वर्क फॉर माय ग्रैंडचिल्ड्रन, पैसा उनको चाहिए। पढ़ाना, पैसा चाहिए। नहीं, आप खुशी रहें, इसीलिए मैं, वो क्या काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रही धूप में, इट्स वेरी टफ। अभी हम एसी में बैठ के काम करते हैं और स्ट्रेस हो जाते हैं, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रेस है। मगर वो दृष्टि जो है, इट बिकम्स, वो इसी को धर्म चिंतन बोलते हैं। वो धर्म का चिंतन जब है, जब देयर इज अ लार्जर विजन, अभी भारत को आगे बढ़ाना है, धर्म की रक्षा करना है, भारत को विकसित करना है, वैसे हम सोचने लगे, तब क्या हो जाता है, whatever we face as challenges in our life now become meaningful। वो मीनिंगफुल बन जाता है। उनको मुझे बताना नहीं था कि आपकी खुशी के लिए मैं काम कर रही हूँ। She was not expecting any money out of me। She's not even going to meet us again। Right। We are just यात्रीस। मगर उनका लाइफ एक्सपीरियंस जो है, ये दृष्टि के कारण ये बहुत तो अगर खुल हमारा गए। लाइफ भी हम थोड़ा रीडिफाइन करेंगे ना, तो बहुत आसान बन जाता है। तो इवन विवाह धर्म में अगर यदि वो हायर पर्पस है, तो देन द रिलेशनशिप बिकम्स वेरी स्मूथ, बिकॉज वो हायर पर्पस के लिए दोनों काम कर रहे हैं। एक एक का प्रकृति डिफरेंट होगा, स्वभाव डिफरेंट होगा, पर एक धर्म के लिए अब काम करेंगे, तो देन इट बिकम्स अ वेरी स्मूथ। एंड दैट इज आल्सो एन एफर्ट। वो जो है, इट्स नॉट इजी टू डिस्कवर। Right। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। वर्क टुवर्ड्स इट, एंड दैट इज फ्रीडम। वही फ्रीडम है। ये सब कुछ चेंज करें फिर ही मैं फ्री रह सकता हूं, वैसा नहीं है। वो अपना काम कर रही हैं, अपना स्वधर्म में स्थित हैं, मगर फ्री हैं, लिबरेटेड हैं। बिकॉज उन्होंने एक लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ अपना सेट कर लिया हुआ है, करेक्ट। एंड शी डजंट नीड दैट रेगुलर मोटिवेशन मोटिवेशन। Exactly। तो ये सेल्फ मोटिवेशन की बात बन गई। सो सेल्फ मोटिवेशन का जड़ जो है, जो मूल कारण है, वो दृष्टि है। हाउ डू माई एक्शंस बेनिफिट यू? जब हम वो देखना शुरू करें ना, भारत आगे बढ़ गया, विकसित हो गया। राइट। एंड डिस्कवरिंग दिस इज नॉट इजी। अभी ये आउट ऑफ सिलेबस है। I discovered it through my spiritual experience। अध्यात्म अनुभव के कारण I discovered this। But now our effort is to help young people, children discover it through education। Education के माध्यम से अगर ले आए, then it becomes easier for people to discover it because it's accessible। You know, my next question is around that only कि education की AI के दौर में, और जैसा आप बोलते हो कि इंफॉर्मेशन विल बिकम इररेलेवेंट क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है, तो एक एजुकेटेड ह्यूमन की डेफिनेशन क्या रह जाएगी फिर? So this is a very it's directly linked to our previous point। ये AI के एज में, AI बोलने से अभी रोबोटिक्स भी आ रहा है। राइट। रोबोटिक्स माने स्किल्स भी might become irrelevant क्योंकि रोबोट्स सब कुछ स्किल्ड होगा। राइट। तो इसको ANI एंड AGI बोलते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो AI के एज में, AI रोबोटिक्स के एज में, व्हाट इज रिक्वायर्ड अगर देखा जाए तो ये विजन ऑफ धर्म चाहिए। अगर ये दृष्टि नहीं है तो क्या जीना है, क्यों जीना है, वो क्यों, there will be no motivation to live। Because now सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बहुत सारे लोग अभी डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि जो उनको ब्रेड एंड बटर लगता था, अभी तो ये टूल्स आर एबल टू डू कोडिंग या 10 मिनट्स पे हो जा रहा है। तो वो क्यों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल ऑन। सभी को वैसा एजुकेशन चाहिए ताकि वो आंसर कर पाए, इंटेलिजेंटली आंसर कर पाए, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। वो अगर इंटेलिजेंटली आंसर नहीं कर पाए, देन देयर विल बी ह्यूज ट्रॉमा। क्योंकि क्या करें अपने लाइफ से, देन लाइफ इज अ कर्स, लाइफ इज नॉट अ ब्लेसिंग। मगर लाइफ भारतीय दृष्टि में, अध्यात्म दृष्टि में, ये ह्यूमन बर्थ मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत माने बहुत मुश्किल है। हम ऑलरेडी आगे, मगर इफ वी आर नॉट एबल टू सी द वैल्यू टू आवर ओन लाइफ,
उससे बड़ा नरक नहीं है। So in fact, suppose like I'm cooking every day और कल एक रोबो आ गया कुकिंग के लिए, तो then if I think अबे इस फैमिली में मेरा क्या रोल है, अगर कुकिंग के माध्यम से ही मुझे फुलफिलमेंट मिल रहा है, तो then we have to re-examine what is fulfillment, because only through the doing अगर आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है तो that fulfillment has to be redefined now. जो करे या ना करे फिर भी आप सेल्फ फुलफिल्ड है कि नहीं, that will start defining people, because whatever you do, irrespective of whether you do or not, that self worth should be there. कल प्रोग्रामिंग वो भी कर सकता है, ऑलरेडी वो तो बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो नाउ इफ आई इवैल्यूएट मैं प्रोग्रामर हूँ कि वो प्रोग्रामर है, मेरा अभी लाइफ क्या है, that your life and you who you are is much beyond this programming skill. वो तो सिर्फ एक स्किल है, ये स्किल नहीं है तो दूसरा स्किल, बट बियॉन्ड दी स्किल्स when you experience that self-worth, that will become true education in the future. Then we can see अभी का जो कंटेंट है एजुकेशन में वो काफी नहीं है, क्योंकि the content is like मेरे अनुभव से कैसे हुआ, I was good at programming, computer science, मगर मेरा अनुभव उसके आगे निकल गया. So I had to learn a lot more to be able to understand what I'm experiencing. वैसा अनुभव के कारण मुझे I had to focus on educating, re-educating myself. तो वो एजुकेशनल कंटेंट क्या था, ये मन क्या है, मैं कौन हूं, वो सब कंटेंट बन गया. नाउ एजुकेशन में वो सब ले आना पड़ेगा, क्योंकि AI will replace सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंटेंट. अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वो सब पढ़ते हैं, उससे क्या करेंगे, वो सब AI लेके जाएगा. तो उनको और कंटेंट चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा मन कैसे काम करता है, इसको योग दृष्टि या अध्यात्म दृष्टि बोलते हैं. मैं कौन हूं, मेरा मन कैसे काम करता है, ये विश्व क्या है, वो समझदारी एजुकेशन के माध्यम से सभी को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही वो दृष्टि आगे बढ़ेगी. क्योंकि स्किल्स AI के पास है, रोबोट्स के पास है, हम कौन हैं वो दृष्टि उसके पास नहीं है, मगर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो एजुकेशन को रीडिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम समझे हम कौन हैं, ये विश्व क्या है. बट ये इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अभी भी आपको लगता है कि ये अभी भी इट इज मोर ऑफ while kids are becoming intelligent, so called intelligent, but it is more on memory testing आज भी, rather than एक holistic development. बिल्कुल. इसीलिए हमारे गुरुकुल में एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, पंचकोशीय विकास. तो हम रिपोर्ट कार्ड्स नहीं देते हर टर्म में. अगर कंटेम्प्रेरी स्कूल में देखेंगे तो मार्क्स आर द वंस दैट डिफाइन कि ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं, अच्छा बच्चा है कि नहीं, वही डिपेंड्स ऑन द मार्क्स. तो हमारे गुरुकुल में हम पंचकोशीय प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय. अन्नमय है जो फिजिकल बॉडी, प्राणमय जो है एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब जल रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. बल्ब तो फिजिकल है बट एनर्जी चाहिए उसको ग्लो करने के. सो व्हाट इज दैट एनर्जी कॉम्पोनेंट. और मनोमय कोश जो है वो जो माइंड एंड इमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट. विज्ञानमय जो है कॉग्निटिव फैकल्टीज लाइक मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज लर्निंग, वो सब है. और आनंदमय कोश जो है जो फंडामेंटली दैट आनंद दैट वी एक्सपीरियंस. And how do you test all these How do you things? test is we have developed a certain framework कहाँ पे जहाँ पे वो physical structures जो है how they are developing over a period of time, and what is the food that they are able to take, what is the energy level throughout the day, like frequency what of is their falling falling sick, how is their lung capacity, how do they interact with other children, are they fond of other animals and plants and all of that, and are they liking meditation, are they doing bhajans, are they involved in all of while these you processes. work on all these things, but Yeah. उसके साथ साथ फिर जो फाइनल इवैल्यूएशन है वो इन्हीं चीजों पे होता हाँ, है. इन्हीं चीजों पे है. और पेरेंट्स को ये पंचकोशा रिपोर्ट कार्ड ही मिलता है, तो उसको देख के पेरेंट्स का लाइफ भी चेंज हो जाता है. नहीं तो वो सिर्फ अपने एजुकेशन या बैंक बैलेंस को ही प्रोग्रेस मानते हैं, पर इसको देख के लगता है कि अगर उनका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं तो उसको उस पे भी ध्यान रखना है. तो वही मेजर ऑफ ट्रू प्रोग्रेस है. सभी को हेल्थ, हैप्पीनेस, अच्छा फैमिली लाइफ, अच्छा सामाजिक वैल्यूज
सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए जी। देयर इज नोबडी हु वांट्स टू एलिमिनेट ऑल दिस, और सिर्फ शिक्षा माने सिर्फ यही मार्क्स चाहिए, वैसे कोई भी नहीं है। मगर बिकॉज ऑफ दिस आइडिया ऑफ प्रोग्रेस लिंक टू ये मार्क्स, सभी के मन में वो दृष्टि रिड्यूस हो गया। पंचकोशीय विकास माने वो दृष्टि एनहांस हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया। उसमें मार्क्स भी है मगर सिर्फ मार्क्स नहीं है। अभी मार्क्स के माध्यम से ही ओनली दैट वी विल लुक एट द चाइल्ड। अगर फॉर एग्जांपल ये बच्चा क्लासरूम से बाहर जाने के पहले लाइट को स्विच ऑफ करके जाता है, तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में उसको एक्नॉलेज करके ये एनवायरमेंटली कॉन्शियस है ऐसा कुछ नहीं रख सकते। सभी बोलेंगे तो ये सब ठीक है, कितना मार्क मैथ्स में मिला तुमको, यू नो, तो क्या होगा कि वो ट्रेन हो जाते हैं सिर्फ मार्क को देखने। देन मेनी यंग पीपल सफर फ्रॉम दिस, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ये सड़क पे कुछ हो रहा है तो यूथ आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। क्यों यूथ आर नॉट कंसर्न? इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। वी हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि इसके बारे में मत सोचो, सिर्फ ये मैथ के बारे में सोचो, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो। ये करो या ना करो, हम यही देखेंगे। So that becomes we are training the children to look at their own lives only through the lens of marks. अगर मार्क नहीं मिला तो सोचता है कि वो लाइफ ही वेस्ट है, whereas its life is much more richer than you know, somebody who's never gone to school might actually experience life to be a richer thing in that you know case. But then through the education they have to experience fulfillment. So then we need practically अगर हम इस चीज को देखें तो in a longer run how does it help? हाँ, सी एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सर्टनली इट हेल्प्स कि हम 5 कोश एजुकेशन सिस्टम पे काम करें, बट इन अ लॉन्गर रन बिकॉज एवरी पर्सन नीड्स अ लाइवलीहुड, ग्रोथ एंड एवरीथिंग, तो उस एंड पे ये कैसे काम? हाँ, अभी लाइवलीहुड देखते हैं तो हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स से मीट करते हैं जी। बहुत सारे वो इंटरव्यू करते हैं न्यू पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कॉर्पोरेट लाइफ में इंटरव्यू प्रोसेस होता है, राइट। अगर इंटरव्यूअर्स के पास पूछें आप वो इंटरव्यूईज ये स्टूडेंट्स में क्या देखते हैं, कोई भी सिर्फ मार्क्स नहीं देखता, वो स्किल्स देखते हैं। True. और कैसे स्किल्स होते हैं, वो एक टीम में काम कर सकते हैं क्या, कम्युनिकेशन अच्छा है क्या, वो डेडलाइन मीट कर सकते हैं क्या, ऐसे स्किल्स देखते हैं। टेक्निकल स्किल्स भी देखते हैं, मगर ये सब स्किल्स होने से ही इवन वो टेक्निकल स्किल्स भी वो पूर्ण रूप से कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे, नहीं तो वो कंपनी में उनका योगदान नहीं रहेगा। यू नो, इट विल नॉट बी लाइक। तो तब देखते हैं तो सिर्फ मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स, वो उससे काम नहीं चलेगा। ये स्किल्स चाहिए, और ये स्किल्स को एक फ्रेमवर्क चाहिए, वही ये पंचकोशीय विकास है। अन्नमय कोश माने हेल्थ, वो हेल्दी रहने से देयर विल बी ये लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, डाउन टाइम बोलते हैं, डाउन टाइम नहीं होगा। अभी बहुत सारे कंपनीज ऐसे फेस करते हैं कि डाउन टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि हेल्थ सभी का बेकार बन गया, यंग पीपल का स्पेशली, तो उनका डाउन टाइम बहुत ज्यादा है, तो डाउन टाइम नहीं होता। अभी गुरुकुल के बच्चे को यू नो देयर इज नो इन ऐसे लैंग्वेज यूज करें तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लैंग्वेज हम यूज नहीं करते, मगर कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इसको बोलते हैं HR प्रोडक्टिविटी मेजर्स होता है, KPIs वैसे होता है। उसमें देखा जाए तो हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज दैट मेक्स यू अवेलेबल। वो काम के लिए अवेलेबिलिटी चाहिए, अवेलेबिलिटी माने हेल्थ। वो हेल्थ को कैसे मैनेज करना है वो उसका ज्ञान चाहिए। अगर बायोलॉजी सीखते हैं वो ज्ञान मिलता है क्या? बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मिल गया, हेल्दी जी सकते हैं वो सर्टिफिकेट मिल गया क्या? तो वो हेल्दी जीना कैसा है, उसका आचरण कैसे होता है, उसको सिखाना पड़ता है। फिर दैट्स अ ह्यूज गेन फॉर वर्क, फॉर द वर्क प्लेस, बिकॉज दीज आर हाई अवेलेबिलिटी इंडिविजुअल्स। ये टॉप परफॉर्मेंस होता है और कम नहीं होता। वैसे ही दूसरा है अभी प्राण शक्ति, ये एनर्जेटिक होते हैं फुल डे। अभी बहुत लोगों को कॉर्पोरेट लाइफ में डे
एनर्जेटिक शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे होता है ऐसा कि सा decline वैसे होता है। ऐसे ही घटता है। और वीक का बैंगलोर में सब बोलते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अभी तो ये थर्सडे बन गया। क्योंकि एनर्जी नहीं है, बैटरी नहीं है, तो ये एनर्जी नहीं है तो परफॉर्मेंस घटता है। तो वो भी ये प्राणमय कोश बोलते हैं। तो उनको एनर्जी कैसे ऑप्टिमली हैंडल करना है वो स्किल है। थर्ड स्किल है मनोमय कोश, सभी के साथ मिलजुल के कैसे काम करना है बिना ईगो क्लैशेस के, वो भी इंपॉर्टेंट ज्ञान है। बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नॉलेज देखते हैं, ये मार्क्स ले लिया मगर किसी के साथ जी नहीं पाते। क्या तो फायदा उसमें, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं बट आप टीम के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, तो आप इवेंचुअली अंडर परफॉर्म करेंगे। और कॉलेज जाएंगे तो एनीवे 3-4 रूममेट्स होंगे, तो कॉन्स्टेंटली दे विल बी फाइटिंग। एक ने लाइट लगाया है, दूसरे ने लाइट नहीं चाहिए, इसी में चलता है रूममेट का लाइफ। राइट, एंड दैट कैन लीड टू हेवी लॉस ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी। राइट, तो ये सब देखा जाए तो ये सब इवन विज्ञानमय कोश इफ यू सी कि और एवरेज यूथ the level of attention these days is so less, and already we are modeling our reality around that कि reels, shorts, 90 second, 1 minute इतना ही content दे रहे हो, 15 seconds एक रोहू what is that goldfish की तरह बना दिया, 8 second 15 second, but actually the human brain if you see, if you take one neuron and keep one neuron on top of the other, whatever is there in the human brain, so you can reach halfway up to the moon, उतना neurons है हमारे पास, और एक एक न्यूरॉन 10,000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। इतना न्यूरोनल डेंसिटी तो है। अगर सहस्रनाम बोलते हैं तो 1008 नेम्स, सपोज यू कैन स्टोर 10 सहस्रनाम्स इन जस्ट वन न्यूरॉन। तो इतना मेमोरी कैपेसिटी है, इतना अटेंशन पे करने का, बिकॉज सो मच ब्लड फ्लो इज हैपनिंग, सो मच लैंग्वेज कैपेबिलिटी है। 8 साल के अंदर 8 लैंग्वेजेस वो लर्न कर सकते हैं। तो ये सब कैपेबिलिटी को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रक्चर्ड and rigid contemporary educational process. So what we are getting in the society which we are thinking वो job दे रहा है, it is actually in a way थोड़ा mediocre level पे ही है, only catering to average population. In fact मेरा next question इसी पे था कि declining cognitive ability की जैसे बात करते हैं हम लोग, तो उसमें ये reels हो गया या टेक्नोलॉजी, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। And that also models our ये ऐसे होता है कि देयर इज अ को-एवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता है, उसके साथ साथ अपना कॉग्निटिव एबिलिटी भी, इट्स अ को-एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट्स अडैप्टिव। ये अडैप्टिव इंटेलिजेंस like my parents memory I won't have for sure because of how they used to operate in the world and how we operate in the world, so it adapts to certain changes. तो इसीलिए चैलेंजेस चाहिए। हम एक बार कैलिफोर्निया में एक फॉरेस्ट गए थे, a huge trees, उसके बीच में से एक गाड़ी जा सकता है, इतना बड़ा ट्री। लेटर वी केम टू अनदर प्लेस, वही ट्री एक पॉट में था, इतना सा, उसको बोंसाई बोलते हैं। वैसे अपना अडैप्टिव इंटेलिजेंस होता है, बच्चों का भी अडैप्टिव इंटेलिजेंस होता है। उनका अप्रोप्रिएट चैलेंजेस नहीं है तो उनका घट जाता है, यू नो, इट्स लाइक देयर परफॉर्मेंस, देयर कैपेबिलिटी टू रीजन, एनालिटिकल रीजनिंग, सब कुछ घट जाता है। Then we are left with mediocre intelligence. वो mediocre intelligence अभी क्यों appreciate करते हैं? अभी अगर देखें तो there was a great educational philosopher called Sir Ken Robinson. वो उनका बहुत अच्छा TED videos हैं, very illustrative. So he mentions how we have trained the education system for a assembly line manufacturing model. ये इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस में जो फॉलो करते हैं असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग, अब हमने अपना एजुकेशन सिस्टम को भी वैसे मॉडल कर दिया। उससे क्या हो जाता है, ये पीक इंटेलिजेंस कैसे होता है उसका ही वो दृष्टिकोण घट जाता है। वी डोंट इवन नो व्हाट इज मीन बाय अ पीक परफॉर्मेंस, क्योंकि इतना ही चाहिए। अभी एग्जाम के लिए पास करने के लिए कितना पढ़ना है उतना ही पढ़ देंगे, not for knowledge, not for understanding. 5 पेजेस चाहिए तो 5 पेजेस पढ़ के वो एग्जाम लिख देंगे बस। ये योग कर्मसु कौशलम बोलते हैं, वो कुशलता के लिए नहीं, वो एक्सेलेंस के लिए नहीं पढ़ते। तो वी नीड अ पैराडाइम व्हिच एनकरेजेस एक्सेलेंस। एक्सेलेंस चाहिए तो इट्स लाइक फॉरेस्ट,
वो चैलेंजेस होना चाहिए, कॉग्निटिव चैलेंजेस होना चाहिए, कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। सोसाइटी में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या ज्ञान चाहिए, वैसे मॉडल करना पड़ेगा। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द भारतीय नॉलेज सिस्टम, द वे नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड कि वो सभी साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम्स कविता के रूप में थी, छंदस और वर्सेस के रूप में थे। तो क्या होता है कि बच्चे हमारे गुरुकुल और एंशिएंट गुरुकुल्स में भी बहुत कम उम्र से वो इवन मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, सब विज्ञान और गणित वो पोएट्री के रूप में वो पहले मेमोराइज करते हैं, बहुत यंग होते हैं। और उसके बाद जब एप्लीकेशन आता है तो इमीडिएटली दे कैन रिकलेक्ट इट फ्रॉम मेमोरी एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दैट इज हाउ वी डू इट इन द गुरुकुल। एट अ वेरी यंग एज there is a lot of memory that is built in. For example, जेम्स हार्टसेल एक प्रोफेसर थे, तो वो उनको एक अनुभव हुआ कि जो मीटिंग में हो रहा है तो वर्बैटिम उनको याद रहा, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स बोले उस मीटिंग में उनको याद रहा। तो वो बहुत चौंक गए, तभी उनको याद आया कि वो चैंटिंग सीखे कहीं से। तो इसीलिए ग्रुप ऑफ इटालियन रिसर्चर्स को यहाँ पे आके एक वेद पाठशाला के बच्चों पे उन्होंने रिसर्च किया, ये सब इलेक्ट्रोड सब फिक्स करके इमेजिंग और सिग्नल सब स्टडी करके उनको पता चला कि जो वैदिक स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट से कंपेयर करते हुए ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर और हिपोकैम्पल रीजन सब एनहांस्ड है। दिस मीन्स दैट देयर मेमोरी, देयर वर्बल इंटेलिजेंस एंड देयर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज फार सुपीरियर टू समबडी हु इज गोइंग थ्रू अ रेगुलर एजुकेशन प्रोसेस। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सिर्फ व्हाट इज कॉल्ड रोट लर्निंग करके हम एग्जाम पे लिखते हैं, पर ये रोट लर्निंग अलग है। पर ये मेमोरी बेस्ड ट्रेनिंग जो है हमारे भारतीय कल्चर में, छोटे बच्चे से उम्र से लेके ये भगवत गीता याद करना, लीलावती, अष्टांग हृदय, देन लॉट ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर्स बिल्ड so that when they grow up their cognitive capability becomes very very high. So some of our students can solve, for example, परिक्रमाष्टकम एक कॉम्पोनेंट है गणित में, जो बच्चा 10 साल या 11 साल के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये 8 ऑपरेशंस वो सीखते हैं। So they can, any number you give, they can sort of quickly give the square, cube root, all that because of these simple formulae, not just a jugaad, but a very scientific process. And the beauty of the knowledge system is that हर formula के एक geometric progression से आता है, geometric representation से। तो हम लोग पढ़ते हैं a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, यही just रट्टा मारो एग्जाम पे लिखो। बट जैसे कि हम पद्धति जो है हमारा पद्धति, हम वो ज्योमेट्रिकली उनको विजुअली दिखाते हैं, क्यों a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लाइफ लॉन्ग याद रहता है। और सिमिलर प्रॉब्लम्स जब मैथ में देखेंगे तो इमीडिएटली दे विल बी एबल टू सॉल्व दैट, सो दैट पैटर्न मैचिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप, अभी कंटेम्परेरी एजुकेशन में देयर इज अ ह्यूज स्कोप टू रीलुक एट द पेडागोजी, द गोल ऑफ math education or science education, and how can we translate it into the experience of the student, ताकि अगर वो बायोलॉजी स्टूडेंट निकलेंगे बट 10 हर्ब का भी नाम उनको नहीं पता होगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उनके अनुभव में होना चाहिए। अगर अष्टांग हृदय या आयुर्वेद के पुस्तक पढ़ेंगे तो उनके ऑटोमेटिकली उनके अनुभव में आ जाता है, क्योंकि वात पित्त कफ जो है वो अनुभव करते हैं। क्या खाया आज, ज़्यादा पोटैटो खाया तो वात बढ़ गया, ज़्यादा चिल्ली खाया, मिर्ची खाई तो पित्त बढ़ गया, ये सब अनुभव में ही हो जाता है। देन एज यू सेड, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड, बिकॉज जिनको अनुभव है इट्स वेरी इजी फॉर देम। अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे ना तो हमारा अनुभव जो है ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं उसके बारे में। अगर यू हैव नॉट डन द प्रोजेक्ट बट यू हैव जस्ट मेमोराइज्ड इट, वो प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं होगा, इट विल साउंड लाइक यू आर जस्ट पैरेटिंग। बट किसी को अगर अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ानी है, तो क्या 3 चीजें उसको करनी चाहिए? One is what we have found is yogic practices definitely help a lot. एक second thing is थोड़ा उनके डाइट में अगर कुछ modifications which is supportive of the brain functions, क्योंकि बहुत heavy रोज all 3 meals heavy खाने से पूरा blood circulation happens in the stomach, so very less goes to the brain. और अच्छा cognitive, whether it is memory या attention
You need the blood to flow Blood to to the brain. And the breath, prana shakti should flow. So asana pranayama, the diet should be the same. The third, if they have to do their cognitive, have some form of memory training through shlok. In fact, one of the US spell bee contest जो विन किया, एक बच्चा बोला कि वो भगवत गीता का सारा चैप्टर जानता है और उसी के कारण वो स्पेल बी कॉन्टेस्ट भी he was able to crack with confidence. So these things really So what help. kind of foods would you recommend? I don't अगर want to बच्चों- go into that you eat this, you don't eat this, but अपने प्रकृति के aligned जो है, bodily प्रकृति और seasonal और daily जैसा है, उसका aligned खाने से it's very तो helpful. उसका मतलब पहले अपने को जानना भी जरूरी है हाँ, अपने कि को आप जानना, कब सेल्फ से हैं अवेयर, या सेल्फ अवेयर बनना important है. हम खाते रहेंगे बट वी आर नॉट इवन टेकिंग द टाइम टू क्या अनुभव हो रहा है अंदर. अगर वो बात नहीं पता चला तो इट मीन्स वी आर जस्ट माइंडलेसली ईटिंग. बट व्हाट इज द इम्पैक्ट? अगर फॉर एग्जांपल अ पित्त पर्सन इज देयर बट दे आल्सो आर द पर्सन बहुत सारे कॉफी पी रहे हैं, ऑलरेडी पित्त ज्यादा है और उसके ऊपर आप कॉफी पी रहे, तो बहुत सारे लोगों को ये माइग्रेन का अनुभव होता है, नहीं तो नॉजिया का अनुभव होता है, नहीं तो अल्सर माउथ अल्सर का आ जाता है। अनुभव होता है. So you have to just slightly regulate that. बॉडी गिव्स सिग्नल्स, हाँ. उसको रेगुलेट करना. और वात प्रकृति जो है ऑलरेडी उनको आइडियाज सब उड़ रहे हैं और उसके ऊपर हाई वाता फूड्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज रोज खा रहे हैं, तो उनको ग्राउंडेड एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, सिर्फ आइडिया के ऊपर होंगे और उसको Execution फ्रस्ट्रेशन नहीं भी होगा कि बहुत सोच रहा हूँ, एक भी काम नहीं कर पा रहा हूँ. और बहुत Something सारे ऐसे बच्चे हैं जो दे वांट टू पे अटेंशन. हाँ. सभी जगह जब जाते हैं सभी बच्चे हमसे पूछते हैं कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करना है. तो सभी के मन में है मगर उसका पाथवे उनको दिखता नहीं है. और टीचर कंसंट्रेट करो बोल देंगे, बिना टूल्स के बोलेंगे तो कैसे कंसंट्रेट करें? क्योंकि वो देखते हैं उनके अनुभव में कैसा है, वो अच्छा ब्रेकफास्ट खा के आते हैं, फिर सुनते हैं तो नींद आ जाती है, देन लंच होता है, उसके बाद इट्स अ कॉमन जोक इन ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दैट लंच के बाद क्लास हो तो गया, इट्स अस्यूम्ड. और हम तो फैकल्टी थे 10 साल, तो हम लोग आसपास में बीच में झगड़ा करते कि पोस्ट लंच क्लास मुझे मत दो. आपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखा होगा, पोस्ट लंच मीटिंग्स, ब्रेकफास्ट के बाद भी बहुत लोगों को नींद आ जाती है. तो वैसा लाइफस्टाइल इज नॉट सूटेबल फॉर अ हाई ब्रेन पावर वर्क. Now it is largely brain power work. Right. Nobody is going and doing physical work in the school. It's a knowledge based Yeah. economy. Right. तो ब्रेन पावर यूटिलाइज करना है तो या दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो सब उसका जानकारी होना, एंड इंटेलिजेंट सेल्फ रेगुलेशन. थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना गलत नहीं है. In fact, there is a beautiful Ayurvedic verse that says very simple: Koruk koruk koruk, hitabhuk mitabhuk ritubhuk. So koruk, who is free from diseases. Hitabhuk means one who eats which is for hita. Mitabhuk, one who eats in moderation. Ritubhuk, who eats according to the seasons. So then your health is taken care This is of. a formula for awakening that intelligence. तो एक्चुअली हमारे योगिक कल्चर में सब कुछ है. Already. Because yogic is the peak of attention, peak of concentration, peak of memory, peak of whatever human potential. So okay, if that is too idealistic, we can start somewhere through simple dinacharya. जनरली routines. आज भी योगा को अभी थोड़ी अवेयरनेस आई है, बट फिर भी अभी भी योगा को सिर्फ आसना से रिलेट करके देखा जाता है. हाँ. बट एक्चुअली इट इज अ कंप्लीट यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए अगर टेक्निकल डेफिनेशंस देखा जाए, इट इज लाइक फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस के भी पढ़ाते थे जी. तो कंप्यूटर बोलने से सभी के मन में क्या इमेज आ जाता है, ये एक मॉनिटर, Desktop, एक CPU. कीबोर्ड और एक सीपीयू टावर, ऐसा होता था. मगर देखा जाए तो आपके वॉच में कंप्यूटर है, अभी कैमरा में कंप्यूटर है. like even Yeah, now it's processing IoT, like everything, even Right, fan light, absolutely. everything is like IoT. Yeah. अभी इसी प्रोसेसिंग तो सभी जगह है, स्मार्ट टीवी है, सब कुछ स्मार्ट है. वैसे देखते हैं तो योग जो तत्व है, तत्व इतना ही है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान. माने क्या है, ये चित्त जो है, मेंटल फंक्शनिंग जो है, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, रेगुलरली करते हैं,
वो पैटर्न्स आपको दिख जाए तो आप उसको इंटेलिजेंटली रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एसी लगाते हैं, बाहर गर्मी है मगर यहाँ एसी लगाते हैं, हम टेम्परेचर अगर ठंड हो जाए तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अगर बहुत गर्मी है तो टेम्परेचर कम कर सकते हैं जी। वैसा रेगुलेशन अगर हम अपने मन में ऐसा रेगुलेशन ले आए तो वो योग बन गया। चित्त वृत्ति निरोध। अभी क्या है, हम सोते हैं तो वो ऑफ हो गया, उठते हैं तो ऑन हो गया। हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। हमें अगर नहीं ये नहीं सोचना है तो वहीं जाता है, नहीं तो यहां से वहां कूदते रहता है। इसको क्षिप्त विक्षिप्त वैसे बोलते हैं। तो योग क्या हो गया, आप लाइफस्टाइल, अगर बच्चों को क्लास में ध्यान देना है मगर नींद आ जाती है, मन क्या है, दे आर नॉट एबल टू सेल्फ रेगुलेट। उनको एक चाहिए मगर दूसरा कुछ हो रहा है, तो उसको कैसे इंटेलिजेंटली हैंडल करें, वही योग शिक्षा है, वही योग अभ्यास है। उसके लिए आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल फूड रेगुलेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंटली एक्सपेरिमेंट करना है। उसको योग अभ्यास। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने से क्या होता है कि यूजुअली अगर ये क्लासरूम या घर में अवर फोकल लेंथ सिर्फ सर्टन डिस्टेंसेस में होता है, क्योंकि इतना ही रूम है तो ये इतना ही डिस्टेंस देखेंगे, तो ये आई ऑल्सो विल नॉट गेट एडजस्टेड। बट व्हेन दे वॉक इन नेचर तो दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स भी देखते हैं, तो a lot of adjustment even happens in the eye, which leads to imbibing of a lot of things around them. Otherwise it's like only that book, such a short distance, right? Then the mind becomes a little broad, mind becomes a bit decluttered when you are actually in nature. So even spending some time in nature, could be in the park weekly once or in the evenings, 15 minute, 20 minute, whatever it is, if the parents are able to take the children, or if they can go on their own, that is fine. That will really help them to declutter their mind, preparing their mind for next day का जो उनको इम्बाइब करना है उसके लिए। So इसको क्या बोलते हैं, तत्व दृष्टि बोलते हैं। ये तत्व दृष्टि देखने से आपको जो कर्म करते हैं वो ऐसे दृष्टि से करने से वो कर्म योग बन गया। सेवा, निष्काम्य सेवा हो गया, कर्म योग बन गया, ज्ञान योग बन गया। नहीं तो ज्ञान पाते हैं मगर वो योग से योग नहीं है, क्योंकि वो तत्व से जुड़ा नहीं है। वैसे ही भक्ति, सभी को इमोशंस आते हैं मगर उसका रेगुलेशन नहीं होता, क्योंकि वो योग नहीं है। उसको एक हायर विजन से जोड़ने से, हायर इंस्पिरेशन, हायर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं, उस जोड़ने से वो योग बन गया। फिर इमोशंस ही योग बन गया, पेइंग अटेंशन और ज्ञान योग बन गया, कर्म योग बन गया। वैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, तो ऐसे ये योग की दृष्टि है, वो तत्व से जुड़ा है, इसलिए वो इंटेलिजेंट सेल्फ रेगुलेशन, उसके लिए थोड़ा एफर्ट, उसी को योग अभ्यास बोलते हैं।